आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 28 जून का डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और इस सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैं आपका दोस्त हीरकनाथ विदाउट वेस्टिंग टाइम नेशनल अफेयर पर पहले चलता हूँ और नेशनल अफेयर से पहले हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट का एक न्यूज़ आ रहा है कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है 417 करोड़ रुपये का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और ये उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। तो इसके बारे में जो न्यूज़ है हम उसको अच्छे से कवर करते हैं। तो अश्विनी विष्णु जी के बारे में बात करें जो कि अभी के टाइम पे यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे अप्रूव किया गया है 417 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जैसे कि आईटी हब बेंगलोर में है, वैसे नोएडा में ऐसा आईटी हब है जहाँ पे जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है वो एक साथ आके बसी है, वैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स हब रहने वाला है जिसमें जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जैसे सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, या तो मान सकते हो कि टाटा हो गया, हमारे इंडिया में जो टाटा है, या बजाज है, ठीक है। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ये आके बैठेंगी और एक जगह पे जाके सारे बैठने वाले हैं। कौन सी जगह? आपको जगह का नाम याद रखना पड़ेगा, जो गौतम बुद्धा नगर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो है बैठने वाली है, ठीक है। तो एक तरह क्लस्टर बनाया जाएगा जिसके अंतर्गत 417 करोड़ रुपए देने की बात की गई है बाय दी गवर्नमेंट। ये जो लॉन्च किया गया, ये क्लस्टर लॉन्च किया गया अंडर दी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 स्कीम के अंतर्गत, और ये स्कीम हमने ऑलरेडी स्कीम वाले पीडीएफ में पढ़ा हुआ है तो हम यहाँ पे वापस रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस स्कीम के अंदर लॉन्च किया गया, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देते हुए चलना है। स्कूल लिख दिया मैंने, स्कीम होना चाहिए था इधर, कोई बात नहीं। तो ये बात करें कि ये जो टोटल एरिया होने वाला है, टोटल 200 एकड़ की जो जगह होने वाली है, और प्लान है गवर्नमेंट का कि जो इन्वेस्टमेंट है 2500 करोड़ रुपये तक हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये डेवलप करने का काम होगा यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसमें 2 पॉइंट आपको क्या क्या याद रखना है कि एक तो 200 एकड़ की ज़मीन में ये टोटल जो है क्लस्टर बनने वाला है, ऊपर से जो यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये जो है इसको डेवलप करने वाली है, इस क्लस्टर को जो है यमुना एक्सप्रेस वे डेवलप करने वाली है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो छोटा सा न्यूज़ था, इतना कुछ डिफिकल्ट था नहीं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है नाबार्ड की तरफ से। नाबार्ड और फिर जो ICAR है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ये दोनों ने मिलके, या तो मैं बोलूँ जो ICAR का भी एक मान सकते हो कि सब डिवीजन या यूनिट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर, दोनों ने मिलके, नाबार्ड और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर, दोनों ने मिलके ट्रेन करने की बात की है फार्मर्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को। किसके लिए? कि पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी जो है इनको दी जाए फॉर चिली और फिर टर्मरिक के लिए, ठीक है, हल्दी और फिर मिर्ची के लिए जो है पोस्ट हार्वेस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है वो दी जाए। इसके लिए ये पूरा का पूरा एक साइड से समझ सकते हो पार्टनरशिप हुई है ये दोनों के बीच में, ठीक है। FPO क्या बताया मैंने आपको? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है? जिसके अंतर्गत 10 या 10 से ज़्यादा फार्मर जुड़ते हैं एक साथ और एक तरह से मान सकते हो एक छोटी सी फार्मर की कंपनी, ठीक है। तो एक छोटी सी फार्मर की कंपनी, इसको FPO बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है ट्रेन करने का काम होगा नाबार्ड और ICAR का। ये ट्रेनिंग कहाँ देने वाले हैं? ये ट्रेनिंग देंगे जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एग्रीकल्चर कमर्शियल एग्रीकल्चर कैंपस है, NIRCA, आप यहाँ से देख सकते हो NIRCA। तो इधर ही जो है आंध्र प्रदेश में कैंपस है, यहाँ पे जो है ट्रेनिंग होने वाली है। किस तरह की ट्रेनिंग होगी? इनको जो है कैसे जो मिर्ची है या जो टर्मरिक हल्दी है उसको डाइंग, ग्रेडिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग ये कैसे करनी चाहिए वो सिखाया जाएगा। उसके साथ ही जो एडवांस टेक्नोलॉजी है प्लानिंग रहती है जैसे कि डिहाइड्रेशन मशीनरी या तो जो क्वालिटी कंट्रोल टूल्स रहते हैं वो सारे भी जो है यूज़ कर पाएंगे अंडर दिस पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये सारे पूरा प्लान है मोस्टली जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे कि जो चिली और जो तंबाकू प्रोडक्शन है वो एनहांस हो पाए। इसके लिए कुछ की ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि पूछना तो बहुत मुश्किल है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तब भी एक बार देख लेते हैं कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट है और जो कंटेमिनेशन है उसको जो रिड्यूस करने का काम करेंगे दोनों मिलके। इसके साथ साइंटिफिक हैंडलिंग और मॉइस्चर कंट्रोल भी प्रमोट करने का काम करेंगे। उसके साथ जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है और क्रॉप क्वालिटी है उसको भी एनहांस करने का काम करेंगे। वैसे भी ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ के भी कर सकते हो, तो यहाँ पे पढ़ाने लायक कुछ है भी नहीं, तो वैसे कोई पूछा नहीं जाएगा, ये चीज़ लेसन बोर्ड में आता है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया। नेक्स्ट में आते हैं लॉन्चेस के ऊपर। तो पहला लॉन्च मिलेगा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है एक फ्लेक्सी सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान निकाला है जो कि एक तरह से मान सकते हो कि एक RD स्कीम है, ठीक है। एक RD स्कीम मतलब रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है। 2 तरह की स्कीम्स होती है टर्म डिपॉजिट के अंदर, ठीक है। टर्म डिपॉजिट के अंदर 2 तरह की स्कीम होती है, एक RD स्कीम, एक FD स्कीम। FD स्कीम के अंतर्गत क्या होता है आपको पता होगा, FD में एक बार में पैसा डाल देते हैं, उसके बाद मैच्योरिटी के बाद जो है इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस मिलता है। पर RD में क्या रहता है,
कि आरडी में जो है थोड़ा थोड़ा करके पैसे डालते हैं, ठीक है, मंथली बेस पे जो है पैसे डाले जाते हैं और बाद में जो है जब मैच्योरिटी होती है तब पैसे मिलते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि एफडी में एक साथ डालने पड़ते हैं, आरडी में मंथली बेसिस पे डाल सकते हैं, ठीक है। और टर्नओवर के बारे में बात करें तो 6 महीने से जो है इसका भी 10 साल तक रहता है कुछ। तो आरडी के बारे में बात करें तो आरडी जो मोस्टली सैलरीड पर्सन रहता है वो लेते हैं, और ये ऐसे ही कुछ आरडी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, जो बैंक ऑफ बड़ौदा फ्लेक्सी एसडीपी मतलब कि सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान के अंतर्गत लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि ये अलाउ करेगा कि मंथली डिपॉजिट जो है 10x तक हो पाए, जो मंथली पैसा है वो 10x तक हो पाए, और इसमें मिनिमम डिपॉजिट जो है 500 रुपये हो सकते हैं, मैक्सिमम मंथली डिपॉजिट जो है 1 लाख रुपये हो सकता है, ऐसा कुछ कहना है बैंक ऑफ बड़ौदा का। इसके साथ जो मल्टीपल ऑफ 100 भी अलाउड है, मतलब 100 रुपये करके जो है वो भी अलाउड है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो आरडी के बारे में बात करें तो आरडी में एक चीज़ ध्यान देना कि आरडी में जो है इंटरेस्ट रेट कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू एफडी कभी भी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि एफडी में एक बार पैसा डाल दे तो बैंक को पता होता है कि इतने दिन तक हमारे पास पैसा रहेगा, तो उस हिसाब से वो इंटरेस्ट भी ज़्यादा देता है उस पर्सन को। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि 10 साल तक भी रह सकता है आरडी, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये स्कीम में जो आरडी है वो 6 महीने से लेकर 5 साल तक है, ठीक है। तो हायर इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा और टोटल 6 महीने से लेकर जो है 5 साल तक कोई भी मैच्योरिटी पीरियड ले सकता है पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है यूएई और इंडिया ने मिलके एक स्टार्टअप सीरीज़ जो है लॉन्च किया है, ठीक है। ये एक स्टार्टअप सीरीज़ लॉन्च किया है और ये इंडिया का जो स्टार्टअप्स हैं उसको सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये इंडिया के स्टार्टअप जो हैं वो जाएंगे यूएई, और यूएई जाके उनका जो सॉफ्ट लैंडिंग पैकेज है उसके अंतर्गत 5 विनर सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टार्टअप्स होंगे वो पिच करेंगे और फिर जो विनर्स रहेंगे उनको यूएई का सॉफ्ट लैंडिंग पैकेज जो है वो मिलेगा। तो इस पैकेज के अंदर क्या मिलेगा, इस पैकेज के अंदर जो है इंक्यूबेशन सपोर्ट मिलेगा, मेंटरशिप मिलने वाली है, बिजनेसिंग लाइसेंस मिलेगी, इवन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इवन इनको एक्सेस भी मिलेगा यूएई के इन्वेस्टर्स के पास जाके पैसे मांगने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिया के स्टार्टअप को मिलने के लिए जो है एक तरह से दोनों ने मिलकर, इंडिया और यूएई ने मिलकर पार्टनरशिप की है, ठीक है। और क्या लॉन्च किया है, स्टार्टअप सीरीज लॉन्च किया। अब नेक्स्ट चलता है फर्स्ट न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं। आज का थोड़ा फर्स्ट न्यूज़ थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूज़ में पहले तो हम स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं पहले, कि ऋषभ पंत जो है पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने 2 इनिंग में जो है 100 मारा है, मतलब सेंचुरी मारा है स्कोर, ठीक है। टेस्ट मैच का गेम चल रहा था, टेस्ट मैच चल रहा था, अभी आपको पता होगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मैच चल रहा था, वहीं पे जो है दोनों इनिंग में जो है 100 स्कोर करने वाले पहले इंडियन बन चुके हैं ऋषभ पंत, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़े। जो पहली इनिंग थी वहाँ पे उन्होंने 134 मारा था, ये कोई नहीं पूछेगा, बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देकर रखा है कि आपको समझ आएगी क्या हो रहा है सिचुएशन, क्या जो है न्यूज़ है उसके बारे में, उसके लिए जो है देकर रखा है, बट यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सेकेंड इनिंग के बारे में बात करें 118 जो है इन्होंने स्कोर मारा है, ठीक है। और इसके बाद ये पहले इंडियन बन गए जिन्होंने 2 बार सेंचुरी मारी है दोनों इनिंग्स में, और ये पहले इंडियन विकेट कीपर है जिन्होंने ऐसा कुछ किया, और सेकंड विकेट कीपर है टेस्ट हिस्ट्री में जिन्होंने ऐसा कुछ किया है, ठीक है। इससे पहले देख सकते हो कि एंडी जो फ्लावर थे 2001 में, उनको उन्होंने जो है 2 बार जो है सेंचुरी बनाई थी, तो ये वो पहले विकेट कीपर थे जिन्होंने 2 सेंचुरी जो है 2 इनिंग में बनाई है, और अब जो है ऋषभ पंत है, ठीक है। नेक्स्ट वापस से स्पोर्ट्स न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं, और ये सारी जो चीज़ें ना वैसे भी लाइफ इंपॉर्टेंट में आते हैं, इसलिए आप वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो जसप्रीत बुमराह के बारे में बात करें तो जसप्रीत बुमराह जो हैं बिकम फर्स्ट एशियन टू टेक 150 विकेट इन सेना कंट्रीज। जितने भी सेना कंट्रीज है, सेना कंट्रीज कौन कौन सी, जैसे कि एस का मतलब हो गया साउथ अफ्रीका, ठीक है, ई का मतलब हो गया इंग्लैंड, एन का मतलब हो गया न्यूजीलैंड, ठीक है, ए का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जितने भी कंट्रीज़ हैं, इसमें से जो जसप्रीत बुमराह ये पहले एशियन बने हैं जिन्होंने 150वीं टेस्ट विकेट ली है, ठीक है। और ये चीज़ें यहीं पे कहीं पे लिखी होगी, एक मिनट, हाँ ये रहा। तो सेना का आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आता है, और इसमें बुमराह पहले एशियन बने हैं, फास्ट बॉलर बने हैं जिन्होंने 150 प्लस जो है टेस्ट विकेट्स लिया है। और ये कहाँ पे दिया गया है 150 जो टेस्ट विकेट लिया गया, अभी जो मैच चल रहा था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट क्रिकेट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ऋषभ पंत को भी जो है यहीं पे ये अचीवमेंट मिली थी, और वैसे ही जसप्रीत बुमराह को भी यहीं पे मिली है। इससे पहले कुछ और प्लेयर्स के बारे में बात करें जिन्होंने सेना विकेट लिया है, ठीक है। इसका नाम क्या है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो है विकेट लिया है, और ये आपको मिलेगा जाहिर खान, फिर उसके बाद अनिल कुंबले और
कपिल देव। ये 3 पर्सन के बाद अब इसमें एक और नाम ऐड कर लो, जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने सेना जो विकेट्स हैं इसको सरपास कर दिया। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, इंडिया का पहला एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है द्वारका हाईवे न्यू दिल्ली में बनाया गया। इसको बनाने का काम था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और इसको जो द्वारका एक्सप्रेस वे है NH नेशनल हाईवे 248 BB के अंतर्गत बनाया गया है। तो एक तरह कैमरा रहने वाला है, तो कैमरा के अंतर्गत क्या रहेगा, थोड़ा सा फोटो दिखा दूँ तो समझ आएगा। तो कैमरे के अंदर क्या हो रहा है कि कैमरा देख सकते हो, कैमरा जो है सबको जो है डिटेक्ट कर रहा है, देख रहे हो, सबको जो है डिटेक्ट करते हुए जा रहा है, सारे वेरिकल को डिटेक्ट करते हुए जा रहा है। तो इसके अंतर्गत ये रहने वाला है। तो टोटल जो है 56 किलोमीटर स्ट्रेच में जो है ये AI लगने वाला है। और टोटल द्वारका एक्सप्रेस वे के बारे में बात करें तो वहाँ पे 28 किलोमीटर, बाकी जो NH 48 है उसमें लगने वाला है, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लेसन मोड में आता है। क्या क्या की कंपोनेंट्स, जैसे कि ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरा सिस्टम है, जिसके अंतर्गत पिंच टिल जूम है, मतलब जूम करके भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ कैमरा बिठाया जाएगा 1 किलोमीटर के इंटरवल तक, ठीक है। और वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड एनफोर्समेंट सिस्टम भी है, जो कि ओवर स्पीडिंग और नो सीट बेल्ट ये सब कुछ डिटेक्ट कर पाता है। तो ये सब कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये सिर्फ लेसन बोर्ड में देखे भी रखा है इसलिए, और किससे समझने के लिए देखा रखा है कि क्या चीज़ है ये जो कैमरा बनाया गया, इसका क्या क्या काम रहने वाला है और क्या चीज़ है वो समझाने के लिए यहाँ पे देखा रखा है। और अब अगर स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो, कोई नहीं पूछेगा ये चीज़। एक चीज़ ध्यान देना कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने पार्टनर किया था नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ, जो कि डेवलप करता है ई चालान पोर्टल, ठीक है। तो ई चालान के लिए कि जो चालान जो है इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो जाए, उसके लिए जो है NHAI ने पार्टनर किया है NIC के साथ। ये चीज़ थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं L&T के बारे में बात करते हैं। L&T इंडिया का फर्स्ट इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस बॉन्ड जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया है। तो इसके बारे में बात करें, ये बॉन्ड लिस्ट किया गया कि ये टोटल 500 करोड़ रुपए जो है राइज कर पाए इसके लिए, और एक तरह का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स रहने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस मतलब समझते हैं पहले तो क्या होता है नॉन कन्वर्टेबल। अब मान लेते हैं कि कोई कंपनी को लोन चाहिए, कोई कॉर्पोरेट को लोन चाहिए, ठीक है, कोई कॉर्पोरेट को लोन चाहिए, तो लोन किस तरह ले सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से 2 ऑप्शन रहते हैं, एक तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और दूसरा रहता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है। तो 2 तरह के जो है इसके पास ऑप्शन रहता है। कन्वर्टेबल के अंतर्गत क्या रहता है कि मान लेते हैं कि किसी पर्सन को लोन दिया, तो वो लोन जो पर्सन ने दिया है उस जो प्राइस जो दिया है, वो प्राइस जो है उस प्राइस में जो है कंपनी का शेयर भी खरीद सकता है, तो उसको बोला जाता है कन्वर्टेबल। अगर नॉन कन्वर्टेबल लिखा गया हो तो इसका मतलब जिस पर्सन ने लोन लिया है, अगर वो लोन लेने वाला जो अमाउंट है उससे अगर वो शेयर खरीदना चाहे कंपनी का तो वो नहीं कर सकता। तो ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है ये नॉन कन्वर्टेबल है। टोटल कूपन रेट जो है 6.25% दिया जा रहा है, मतलब जब मैच्योरिटी हो जाएगी, कब मैच्योरिटी होगी, 3 साल बाद मैच्योरिटी हो जाएगी, तब जो है 6.25% करके जो है इंटरेस्ट मिलने वाला है लोगों को, ठीक है। और इसके लिए आपको लीड अरेंजर भी देखना है, जो कि पूरा का पूरा देख तरह नहीं कर रहा है कि सही से सब कुछ हो रहा है कि नहीं, वो HSBC बैंक मिलने वाली है। इसका नाम भी याद रखना, बैंक का नाम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आ रहा है, कॉर्पोरेटिव लिमिटेड की तरफ से आ रहा है कि इन्होंने सेटअप किया नैरो यूरिया प्लांट, कहाँ पे, ब्राज़ील में। देख भी सकते हो ब्राज़ील में जो है इन्होंने सेटअप किया है इंडिया का पहला नैनो फर्टिलाइजर प्लांट। अब ये फर्टिलाइजर प्लांट के बारे में बात करें तो इसको ब्राज़ील में जो ब्राज़ील फर्म नैनो फ्रीट है, इनको जो है इधर इन्होंने जो है पार्टनर किया है फिको के साथ, तब जाके ये पॉसिबल हो पाया है। ये प्लांट बनाया गया ब्राज़ील में। टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें $12 मिलियन जो इसमें इन्वेस्ट किया गया है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी की बारे में बात करें तो 4.5 मिलियन जो है लीटर पर ईयर करके ये प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। तो जो फिको है इसका 70% इसमें परसेंटेज मिलने वाला है पार्टनरशिप का, और जो नैनो फिट है वो 30% मिलने वाला है। अब कुछ अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़े तो रिंकू सिंह के बारे में पता होगा, क्रिकेट खेलते हैं। तो रिंकू सिंह के बारे में बात करें तो रिंकू सिंह को जो है डिस्ट्रिक्ट बिहार एजुकेशन ऑफिसर बनाया गया है उत्तर प्रदेश का। क्या बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट बेसिक, मैंने बिहार बोल दिया क्या, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, जो कि उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पे जो है इनको ऑफिसर बनाया गया है।
तो क्या इसमें रूल्स और रेगुलेशंस होती है? एज पर इंटरनेशनल मेडल विनर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल उत्तर प्रदेश का 2022 के हिसाब से, कि मेडल विनर एट इंटरनेशनल लेवल वो डायरेक्टली क्लास 1 और क्लास 2 गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकता है। तो रिंकू सिंह को जो है क्लास 1 या क्लास 2 गवर्नमेंट सर्वेंट बना दिया है और इनको जो है डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर की तरह अपॉइंट किया गया, ठीक है, अंडर द स्पोर्ट्स कोटा। बाकी चीज़ें इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, रिंकू सिंह रिकॉग्नाइज फॉर आउटस्टैंडिंग ये कुछ काम करनी है, ठीक है। इवन मैं ये पॉइंट हटा दूंगा पीडीएफ से, जिसकी वजह से पीडीएफ भी थोड़ा शॉर्ट हो जाए और हमारा मोटिव यही रहता है कि जो एग्जाम रिलेटेड कंटेंट है वही दी जाए। तो आई थिंक यहाँ से कंटेंट एडिटर ने तो गलती कर दी, तो इसको हम हटा देंगे, तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सबको पता है रिंकू सिंह क्या खेलते हैं। और T20 के लिए हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि T20 के लिए इनको दिया गया है, बट पूछा जाना कम चांस है, तो इसको हटा दिया जाएगा पीडीएफ से। नहीं चलता है बैंकिंग अवेयरनेस के पढ़ते हैं। तो बैंकिंग अवेयरनेस से बहुत अच्छा न्यूज़ आ रहा है सेबी की तरफ से कि सेबी ने ईजी कर दिया है नॉर्म्स फॉर GSFPI। GSFPI मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो कि एक्सक्लूसिवली जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए जो है GSFPI बनता है। तो उनके लिए कुछ नॉर्म्स चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। क्या क्या नॉर्म चेंजेस किए गए हैं कि जो KYC नॉर्म्स है, पहले तो KYC जो रिव्यू करनी पड़ती थी पहले, वो एनुअली करनी पड़ती थी या हर 3 साल में करनी पड़ती थी, लेकिन अब जो है ये हटा दिया गया है। अगर FPI के बारे में बात करें, अगर वो FPI में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो अब जो है उसको जो RBI का जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो उतना ज़्यादा उनको फ्रीक्वेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जो हमारे लिए रहता है वैसे कुछ रहने वाला है। उसके बाद जो इन्वेस्टर ग्रुप डिस्क्लोजर है, ये पहले मैंडेटरी था और अब जो है रिक्वायर्ड नहीं है। अब इसका मतलब क्या हो गया, मान लेते हैं कोई कंपनी है X, उसका 3 लोग जो है ABC करके जो है इस कंपनी में ग्रुप होके जो है शेयर खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने 6% का शेयर ले लिया और आरबीआई ने जो है लिमिट लगा रखी, सेबी ने लिमिट लगा रखी है 5% की। तो 5% ज़्यादा हो गया, तो इंडिविजुअली कितना शेयर है ग्रुप में खरीदने के बाद भी वो जो है सेबी को बताना पड़ेगा। ऐसा कुछ पहले रूल था, मैंडेटरी था, लेकिन अब जो है मैंडेटरी नहीं है। इसके साथ ही जो पार्टिसिपेंट बाय दी नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, उसके साथ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके साथ जो है रीजनल इंडिया जो भी है, ये टोटल इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी पहले 25% की, और ग्रुप वाइज जो है 50% की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हो कोई एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है निकाली गई है, जिसके अंतर्गत जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, FPI के अंतर्गत फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो इसका 25%, 100 करोड़ का 1000 करोड़ का अगर मान लेते हैं कि निकाला है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसके इसमें 2500 करोड़ रुपए तक की, मतलब 250 करोड़ रुपए तक की जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है अगर इंडिविजुअल की बात करें तब, और ग्रुप की बात करें तो 50% तक कर सकते हैं। तो अब ये लिमिट भी हटा दी गई है पूरी की पूरी। अब पूरा 100 करोड़ रुपए जो है FPI के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो सकता है ग्रुप वाइज, ग्रुप करके। नेक्स्ट चलते हैं डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल चेंज। तो मटेरियल चेंजेस अगर कुछ भी हुआ तो उसके बारे में 7 दिन के अंदर बताना पड़ता पहले, अब बोला गया 30 दिन के अंदर बताना पड़ेगा। अब मटेरियल चेंज के अंदर क्या क्या, जैसे कि मान लेते कि रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज हो गया, या तो नेशनलिटी चेंज कर दी, या तो नाम चेंज हो गया, या डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गया, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, जो नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन होता है, तो वो अगर चेंज किया जाएगा तो उसको बोला जाता है मटेरियल चेंज, ठीक है। ये वर्ड यूज़ किया जाता है NRI के लिए, या तो जो इंडियन ओवरसीज जो सिटीजन है इनके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो रेजिडेंशियल इंडियन है, जैसे हम हैं, तो हम अगर बात करें, हमारे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखिए कुछ फंडिंग में कि 50% ऑफ इंडियन एक्सपोजर नहीं होना पड़ेगा, जो लिक्विड लिमिटेड रेमिटेंस स्कीम है उसके अंतर्गत, ठीक है, लिबराइज रेमिटेंस स्कीम है उसके अंतर्गत 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ कहना है RBI का। उसके बाद अब पहले वैसा रूल था, बट अभी जो है ये स्टिल अभी भी ऐसे ही सेम ही रूल है, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं किए गए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं इंडेक्स एंड रैंकिंग के ऊपर। तो ये ब्रांड फाइनेंस इंडिया रैंकिंग आ रहा है 2025 का, जिसके अंदर टॉप 100 कंपनीज ली जाती है। पहले नंबर पे इंडिया की तरफ से, या तो इंडिया की ही रैंकिंग है, जितने भी इंडिया की कंपनीज है उनको रैंक किया गया है। पहले नंबर पे मिलेगा आपको टाटा ग्रुप, ठीक है, सेकंड नंबर पे इन्फोसिस और तीसरे नंबर पे HDFC। इनका जो वैल्यू है सिर्फ टाटा ग्रुप का याद रखना, बाकी दोनों याद रखने की कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछेगा। टोटल अगर 100 जो कंपनीज जो सेलेक्ट किए गए हैं, इसके अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो ये आपको मिलेगा 236.5 बिलियन ऐसा $, इनकी वैल्यूएशन है। ये जो रिपोर्ट है, या तो ये जो इंडेक्स है, ये रिलीज किया जाता है बाय ब्रांड फाइनेंस, जो कि UK बेस्ड एक फर्म है, याद रखना, ठीक है। तो ये ब्रांड फाइनेंस को रिलीज करता है। नेक्स्ट अवार्ड के बारे में, तो डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 का जो है
दिया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। ये इंडियन पोस्ट को दिया गया, किस वजह से? क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया है इन पेमेंट बैंक के तौर पे, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, डिजिटल पेमेंट अवार्ड दिया गया। और पेटीएम, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बात करें तो इंडिया का पहला ऐसा पेमेंट बैंक है जिसको ये अवार्ड दिया गया है, और ये रिकॉग्नाइज किया गया फॉर एक्सपेंडिंग डिजिटल पेमेंट और इंक्लूसिव बैंक के लिए, मोस्टली जो रूरल एरिया वहाँ पे देखते हुए। नेक्स्ट में बढ़े तो ये आ रहा है, एक एनिमेशन को इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है, देसी ऊन देख सकते हो। इसको जो इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया, ये लिखा किसने किया है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा सकता है। सुरेश ने जो है इस फिल्म को लिखा है, ठीक है, डायरेक्ट किया गया है। और अगर बात करेंगे ये फिल्म के बारे में तो इस फिल्म के में जो है एक वूल वेयरिंग ट्रेडिशन है, और उसके साथ ही जो रियल लाइफ है ये सारा इंडिया का जो है दिखाया गया इस मूवी के अंदर। देखा नहीं तो एक बार जाके देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ अफ्रीका 2025। ये जो है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर ने जो है रिलीज़ किया है, और ये जो है हिंदू को दिया गया, द हिंदू न्यूज़पेपर को ये चीज़ दी गई है। तो द हिंदू को थोड़ा ऐसे 10 अवार्ड दिए गए, कोई गोल्ड, कोई सिल्वर, कोई ब्राउन्स। तो एग्जाम में नहीं पूछाएगा, एग्जाम के लिए पॉइंट किया कि 10 अवार्ड इसको दिए गए फॉर रिकॉग्नाइजेशन इन एक्सीलेंस इन डिजिटल जर्नलिज्म, एआई इनोवेशन एंड ऑडियंस इंगेजमेंट, ठीक है। तो ये अवार्ड जो लिए कौन कौन गए थे वो भी इंपॉर्टेंट पर्सन के नाम आपको याद रखना है कि NV नवातीन, उनको जो है CEO हैं, इनको दिया गया। एक मिनट यार, तो नींद नहीं लग रहा है मेरे को, फिर रात को वीडियो बना रहा हूँ ना, ऑफिस के आने के बाद थोड़ा कोई बात नहीं, चलो। तो ये जो दूसरा पर्सन के नाम याद रखना है, सुरेश जो कि अभी के टाइम पे एडिटर है हिंदू के। तो ये दोनों पर्सन को जो है ये अवार्ड दिया गया। तो ये दोनों पर्सन के नाम आपको एग्जैक्ट याद रखते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट में बड़ा साइंस एंड टेक की तरफ से, तो ये आ रहा है अहोम स्पेस, नासा और स्पेस एक्स तीनों ने मिलकर जो है एक तरह का प्राइवेट मिशन लॉन्च किया है, एक्सियोम मिशन 4, जिसके अंतर्गत आपको इंडिया की तरफ से जो शुक्ला जी है इनका नाम याद रखना है, बाकी भी नाम याद रख सकते हो बट सबसे इंपॉर्टेंट शुक्ला जी का नाम है, ठीक है। तो शुक्ला जी को भेजा गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और टोटल इन्होंने 14 दिन वहाँ पे काटे हैं, ठीक है। और इनको जो है ड्रैगन ग्रीव जो स्पेस एक्स का रॉकेट है वो यूज़ करते हुए जो यूएसएस से जो है इनको भेजा गया था। तो ये फर्स्ट एवर कोई एस्ट्रोनॉट है हमारे इंडिया से, और इसके साथ पोलैंड और हंगरी से भी, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया है, इस पर आपको थोड़ा ध्यान देते चलना क्योंकि फर्स्ट एवर है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बुक के ऊपर बढ़े तो विंग्स टू आवर होप, ये बुक लिखा किसने गया इसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी तक इंटरनेट में मिला नहीं मेरे को, लेकिन लिखा क्यों गया है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं इनका जो 51 स्पीसीज जो भी इन्होंने दिए होंगे वो जो है इंक्लूड है अगस्त 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक, जो भी इनके जो स्पीच है वो जो है दिए गए हैं अंडर दिस बुक। इस बुक को पब्लिश किया गया है बाय डायरेक्टर ऑफ पब्लिकेशन डिवीजन, जो कि कोई भी नहीं पूछता, इसको छोड़ सकते हो। कंपाइल किसने किया? रास्ते को कंपाइल किया। उसका हिंदी वर्जन किसने निकाला गया? हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी वर्जन इसका जरूर पढ़ना है किसने रिलीज किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इग्नोर डेट इंडिया इग्नोर। ये बुक जो है प्रेम प्रकाश ने लिखा गया है, कैसे जो है जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो लोग थे उनको इंडिया भूलते हुए जा रही है, उसके लिए बुक लिखी गई है, ठीक है। तो इस बुक में वो पर्सन ऐड है जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी कोई भी पर्सन को याद नहीं करता, तो इनके लिए जो है ये बुक लिखी गई है। ये बुक को लॉन्च किया गया था जो जितेंद्र सिंह अभी के टाइम पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के उन्होंने, और पब्लिशर कोई नहीं पूछता, इवन ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो ये दोनों का छोड़ना चाहते हो तो छोड़ के भी चल सकते हो। तो यहीं पे हमारा जो 28 जून का जो डेली करंट था वो खत्म हो गया, और वीडियो का जो PDF है हमारे PDF आपको टेलीग्राम को भी मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दे दूंगा आपको। और वीडियो भी इधर रहते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और अच्छा लगा लाइक कर देना, ऐसे करने देखते रहेंगे सरकारी चैनल, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिसको करंट अफेयर्स पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, ठीक है। सो अभी देखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बाय, और कल मिलते हैं वापस।